सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारी जिजीविषा, हमारी इच्छाएं, हमारा अपराध, हमारा सौंदर्य, हमारे सपने, हमारा दुख, हमारी पराजय, ये सारी चीज़ें शमशेर की कविता में हैं। वे कह सकते हैं कि हम सुंदरता के कवि हैं। मतलब जीवन की जो विद्रूपताएं हैं वह भी उनकी कविता में आती है। भाषा में, जैसा विजय भाई ने कहा, कि उनकी सारी कविताएं लगभग गाई जा सकती हैं। लगभग गुनगुनाते हुए ही उन्होंने कविताएं लिखी। ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने गुलजार को तो गा लिया, अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो मेजर पोइट्स हैं, जिनकी कविता में जो गद्य कविताएं हैं उसमें गेय तत्व भरपूर मात्रा में हैं, लेकिन उसको हम लोगों ने गाने की कोशिश नहीं की। मतलब उस दौर के जितने भी कवि थे उसमें शमशेर अकेले कवि हैं जिन्होंने अपने समकालीनों पर, अपने अग्रजों पर सबसे ज़्यादा कविताएं लिखी। निराला पर, नागार्जुन पर, केदार पर। वह पहाड़ हंसा दांत खोले चट्टानी, वह पहाड़ हंसा दांत खोले चट्टानी दोपहर भर। कि शमशेर प्रगतिशील धारा के कवि थे, और यह जो प्रगतिशीलता है, मतलब बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी। उठाओ निजबख्श या कॉमरेड रुद्रदत्त भारद्वाज पर कविता लिखी। उस समय गोलीकांड पर उन्होंने कविताएं लिखी। मतलब तमाम ऐसे क्रूर विषय, उन क्रूर विषयों पर जो क्रूर हो सकते थे और जो इस क्रूरता के खिलाफ पूरी पुख्तगी के साथ लड़ रहे थे, उन तमाम लोगों पर शमशेर ने, उन तमाम घटनाओं पर शमशेर ने कविताएं लिखी। जिनकी दो खाली जेबें जब दुकान हाट पर जाती हैं, जिनकी दो खाली जेबें जब दुकान हाट पर जाती हैं। हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण कवि देवी प्रसाद मिश्र हैं, और किसी मेरे जैसे मामूली कवि की औकात ही नहीं है कि जहाँ वो बात छोड़े वहाँ से मैं अपनी बात शुरू करूँ। तो बस थोड़ा थोड़ा पहुँचने की कोशिश करूँगा। साथी हमारे मेरे कह रहे थे कि आप आ गए, आप लोगों को देख करके हमारे जान में जान आई। तो उनसे ज़्यादा हम लोग को यहाँ पहुँच करके हमारे जान में जान आई, क्योंकि प्रेम शंकर जी हमारे जो साथी हैं वो गाड़ी चलाते कम उड़ाते ज़्यादा है। हम लोग सड़क के रास्ते नहीं 2 इंच ऊपर आ रहे थे। और शमशेर के पास आना था तो जाहिर है कि कवियों को उड़ कर के ही शमशेर के पास जाना चाहिए। और जिसके पास दिल नाम की चीज़ है तो वह इस कवि के पास उड़कर ही पहुंचता है, क्योंकि वो हम सब के इतने प्रिय कवि हैं। तो जाहिर है कि आज हम उनको याद करते हुए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कुछ बातें मैं कहूँगा, हालांकि मुझे मालूम नहीं, मैंने देव भाई को सुना, लेकिन उसके पहले क्या कुछ कहा जा चुका है ये मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कुछ बातें रिपीट भी हों, लेकिन कोशिश करता हूँ कुछ कहने की। 2 अवान्तर प्रसंगों से मैं बात शुरू करता हूँ। विष्णु प्रभाकर ने एक संस्मरण लिखा है, पूरी किताब ही है शरद चंद्र पर, लेकिन उसमें एक छोटा सा एक संस्मरण है उस किताब से, इतर। उसमें एक घटना का जिक्र करते हैं वे कि बंगला के कुछ बहुत सामान्य से पाठक जो शरदचंद्र को बहुत पसंद करते थे, वे गए। शरदचंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत पसंद करते थे, तो उनके पास गए कुछ लोग, शरदचंद्र के मुरीद पाठक गए कि कहा, और उन्होंने कहा कि आपका जो लिखा हुआ है वो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन टैगोर का लिखा हुआ, खासकर कविताएं और उनके गद्य में जो कुछ संकेत है, कई बार वो संकेत खुलते नहीं हैं। जितनी आसानी से आप हमारे करीब आ जाते हैं, टैगोर को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। शरदचंद्र ने छूटते हुए कहा कि मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ और टैगोर जैसे कवि हमारे लिए लिखते हैं। टैगोर कवियों के कवि हैं। लगभग यही बात जो है वो शमशेर के लिए भी, क्या कवियों के कवि उन्हें कहा ही गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि साधारण, जो हम सब साधारण मनुष्य है, हमारी जिजीविषा, हमारी इच्छाएं, हमारा अपराध, हमारा सौंदर्य, हमारे सपने, हमारा दुख, हमारी पराजय, ये सारी चीज़ें शमशेर की कविता में हैं, लेकिन वो ठीक वैसे ही नहीं है जैसे कि साधारण जीवन में उस तरह के भाव होते हैं। तो शमशेर की इस मामले में मास्टरी है। एक प्रसंग है
एक मेरा ख्याल है सोमदत्त जी ने ही एक घटना का उल्लेख किया है कि एक बहुत छोटे से जनपद में मध्य प्रदेश में कहीं बहुत छोटा सा कस्बा था, वहाँ के कुछ युवा उत्साही साथी इसी तरह से वे एक आयोजन कर रहे थे और उनकी इच्छा थी कि एक काव्य पाठ रखा जाए, उसमें केदार, शमशेर और केदार नहीं, नागार्जुन, शमशेर और त्रिलोचन तीनों ही उस आयोजन में शरीक हों। और इच्छाएं तो उनकी बड़ी थी, दिल की संपत्ति भी उसके बाद भावना का धन भी उनके पास बहुत था, लेकिन जिसे हम आयोजकीय संसाधन कहते हैं वो आयोजकीय संसाधन उनके पास कम थे। आर्थिक रूप से बहुत वे संपन्न लोग नहीं थे, लेकिन दिली इच्छा थी उस दौर के युवाओं की और जो भी उसके आयोजक मंडली में थे। तो तीनों से संपर्क किया गया, बाबा नागार्जुन से, शमशेर से और त्रिलोचन से। तीनों ने ही सहर्ष अपनी स्वीकृति दी और बाकायदा कार्यक्रम में पहुँचे भी। वो आयोजन हुआ, बहुत भव्यता की दृष्टि से नहीं, उपस्थिति की दृष्टि से वो आयोजन बहुत भव्य था। उसके बाद अब जाहिर तौर पर आयोजकों के पास उस तरह से पैसे नहीं थे, तो उन्होंने बहुत सकुचाते हुए त्रिलोचन को एक लिफाफा पकड़ाया। त्रिलोचन जी ने लिफाफा लेकर बहुत संकोच के साथ, उनकी स्थिति उस समय बहुत खराब थी तो मना भी नहीं कर सकते थे, अपना टिकट वगैरह करा के आए थे, तो बहुत संकोच से आंखें चुराते हुए त्रिलोचन ने वो लिफाफा अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद बाबा के पास गए, बाबा भी जान रहे थे ये आयोजकों की स्थिति कैसी है और बाबा किस तरह के व्यक्ति हैं, आप लोग शायद जानते ही होंगे। तो जैसे उन्होंने लिफाफा उनको पकड़ाया तो बाबा ने छूटते कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि बाबा नागार्जुन को तुम लोग पैसा दो, जाओ पैसा रख लो अपने पास। तो झटकार करके पैसा नहीं लिया। फिर शमशेर को जब लिफाफा पकड़ा तो शमशेर ने पैसा रख लिया। उसके बाद चलते कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा, और जब लौटने लगे तो वो लिफाफा निकाला, उसके पैसे लिए और अपने पास जितना पैसा था, अपना पैसा और लिफाफा दोनों का पैसा आयोजक की जेब में रखा और कहा कि ये आपका पैसा और ये मेरा कंट्रीब्यूशन है इस आयोजन के लिए। तो बगैर सेंसिटिविटी के, बगैर संवेदना के ऐसा मनुष्य ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये संवेदना शमशेर की तमाम कविताओं में मौजूद है। वे कह सकते हैं कि हम सुंदरता के कवि हैं, मतलब जीवन की जो विद्रूपताएं हैं वह भी उनकी कविता में आती है, तो कुछ इस तरह से आती है। एक वानगी अभी गा करके उनके एक गज़ल की वानगी आपने देवभाई से सुना है। तो जीवन की जो भयंकर विद्रूपताएं हैं, वे विद्रूपताएं भी, वे मुश्किलें भी इतने निश्चल तरीके से आती हैं कि आपके मन को जैसे छू जाती है, कुरेद जाती है और चुपचाप अपना काम कर जाती है। ये शमशेर की पोइट्री की ताकत है। और उस दौर में 2-3 चीज़ें बस मैं कहूँगा, ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास है भी नहीं, थोड़ा थका हुआ भी हूँ, खूब दूर से आ रहा हूँ मैं और रास्ते से ही आ रहा हूँ, और किस तरह से आ रहा हूँ मैंने उसका शुरू में जिक्र भी किया। तो उस दौर की कविता, जब 30 के आसपास की ये बात होगी जब से शमशेर ने लिखना शुरू किया, मतलब व्यवस्थित कविताएं 30 के बाद से मिलती है। उसके बाद वह जो दौर था, उस दौर में एक तरह से हिंदी कविता जो है या दुनिया की कविता जो है 2 धाराओं में बढ़ती हुई सी दिखाई पड़ती है। एक तरफ प्रगतिशील खेमा था और एक तरफ ऐसा खेमा था जो कहता था कि जनता कविता में आए तो आए, ना आए तो भी ना आए, अपने मन की जो आकल्पनाएं हैं, अपने मन का जो सौंदर्य बोध है उसको कविता में रखना चाहिए। इस तरह के 2 खेमे में पूरी दुनिया बट रही थी और हिंदी भी। शमशेर दोनों के बीच खड़े हैं, इसलिए उनकी कविता में जो आम जन की, जो साधारण उस दौर में जो जीता, लड़ता, हारता, मुसीबतें झेलता और फिर भी अपनी मनुष्यता को बचाए रखा हुआ था किसी हद तक, उस मनुष्य की तमाम अंतर छवियाँ आपको उनकी कविता में दिखाई पड़ेगी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ। प्रयोगवाद का बहुत नारा जी नहीं आ रही है, अच्छा। तो शमशेर पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस मनुष्य को रख रहे थे, लेकिन भाषा का जो सौंदर्य है या भाषा की जो खूबसूरती है उसको एक पल भी छोड़ने को वो तैयार नहीं थे।
भाषा में जैसा विदेवी भाई ने कहा कि उनकी सारी कविताएं लगभग गाई जा सकती हैं, लगभग गुनगुनाते हुए ही उन्होंने कविताएं लिखी। ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने गुलजार को तो गा लिया, अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो मेजर पोइट्स हैं, जिनकी कविता में जो गद्य कविताएं हैं उसमें गेय तत्व भरपूर मात्रा में है, लेकिन उसको हम लोगों ने गाने की कोशिश नहीं की। शायद पॉपुलरिटी और हिंदी सिनेमा के जो गीत था उसके बीच कहीं एक दीवार खड़ी हो गई थी कि हमारे जो बड़े समर्थ गायक थे उन्होंने कुछ कोशिशें नहीं की, गुलजार वगैरह, इसके अपवाद है। इसीलिए रघुवीर सहाय ने अपनी एक जो बहुत प्रसिद्ध कविता, अपनी बहुत सारी कविताएं रघुवीर सहाय ने लिपिबद्ध किया। हंसो हंसो जल्दी जल्दी हंसो जैसी कविता की उन्होंने स्वरलिपि तैयार की और कहा कि इसको इस तरह से गाया जा सकता है। शमशेर इतने विनम्र थे कि ये इस तरह का वो एजेंडा दे नहीं सकते थे, लेकिन उनकी सारी कविताओं की जो गेयता है, जो उसकी अंतर्ध्वनि है, उस अंतर्ध्वनि में संगीत और गद्य दोनों का अद्भुत मिलान है। ये शमशेर की कविता की ताकत है। और इसमें कहीं भी, मतलब इस मिलान को अर्जित करने के चक्कर में उस दौर के बहुत सारे कवि जो है वो गीत के पास जा रहे थे और गीत की जो पॉपुलैरिटी है, जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता की आड़ में अपनी प्रतिबद्धता के साथ भी वे समझौता करने को तैयार थे। लेकिन शमशेर इस मामले में अपने तमाम दूसरे कवियों के साथ की तुलना में थोड़े से अलग दिखाई पड़ते हैं। ये मुझे लगता है कि उनकी कविता की एक बहुत बड़ी ताकत है। दूसरी बात जो मुझे कहनी है कि शमशेर ने, मतलब उस दौर के जितने भी कवि थे उसमें शमशेर अकेले कवि हैं जिन्होंने अपने समकालीनों पर, अपने अग्रजों पर सबसे ज़्यादा कविताएं लिखी। निराला पर, नागार्जुन पर, केदारनाथ अग्रवाल पर एक कविता है उनकी, प्रभाकर माचवे को ही वो पत्र शैली में वो कविता है कि कितना प्रयोग कर रहे थे। अज्ञेय को प्रयोगवादी कहा गया, प्रयोगशील कहा गया, प्रयोग और अज्ञेय एक दूसरे के पूरक बन गए। लेकिन हिंदी कविता में जितने प्रयोग शमशेर ने किए हैं उतने प्रयोग और किसी कवि ने नहीं किया है। कई बार असफल हो जाने की हद तक वे कविता के साथ प्रयोग करते हैं। एक प्रसंग, एक किसी प्रकाशक ने, उनके मुद्रक ने ही इसका जिक्र किया है कि जब उन्होंने पांडुलिपि सौंपी प्रकाशक को तो कहा कि इन दो लाइनों के बीच 2.5 इंच का गैप होना चाहिए। अब कवि अपने शब्द को ही नहीं, अपनी वाक्य संरचना को ही नहीं, वाक्य के अंतराल को, कि एक मतलब नज़र जो है इस एक पंक्ति को पढ़ने के बाद अगली पंक्ति तक आने में उसको कितना समय लेना चाहिए, इस अंतराल को उन्होंने भरा कि इसके बीच में 2.5 इंच का गैप होना चाहिए। तो बिना कॉन्शियस हुए, बिना साहित्य की जो संवेदना है, जो भाषा की संवेदना है, उस संवेदना को अपने अंतर्मन से यदि कोई महसूस नहीं करेगा तो उसकी कुवत ही नहीं हो सकती कि इस तरह की चीज़ों को देखे। तो ये शमशेर की खासियत थी कि वे भाषा के साथ इतनी सावधानी, इतनी निकटता, इतनी संलग्नता बरतते थे, इतने संलग्न होते थे। लिखते हुए जैसे शमशेर एकाकार हो जाते थे भाषा में, और उनकी तमाम कविताएं ही नहीं, उनके गद्य, डायरी और इवन उनके अनुवाद भी इस बात के गवाह हैं कि भाषा के साथ उनका आचरण कितना, एक तरह से जैसे भाषा और शमशेर एक दूसरे के पूरक हो गए हैं कविता लिखते हुए, इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती थी। तीसरी बात कि बार बार कहा भी गया होगा, आज भी कहा गया होगा, इसके पहले भी कहा जाता रहा है कि शमशेर बड़े चित्रकार तो थे ही, और कविता में उन्होंने चित्र बनाए। देखिए, शब्द अमूर्त होते हैं, शब्दों में जो अर्थ होता है वो किसी सामाजिकता से आता है। इसे मैं मोबाइल कह रहा हूँ, ये किताब है, ये मोबाइल है, ये माइक है, या ये हाथी है, तो हाथी शब्द का वास्तविक हाथी जानवर से कोई सीधा संबंध नहीं है। ये तो सामाजिकता ने हमें सौंपा है, समाज ने हमें सौंपा है कि हाथी शब्द कहने से इस जानवर का बोध होगा, मोबाइल कहने से इस वस्तु का बोध होगा, या माइक कहने से इस वस्तु का बोध होगा। ये हमको समाज ने सौंपा है। तो भाषा की एक सामाजिक छवि होती है, लेकिन रंग इस मामले में भाषा की तुलना में ज़्यादा मूर्त है। लाल से इमोशन अपने आप पैदा होता, कोई सिखाता नहीं कि लाल मतलब ये, या पीला मतलब ये, या नीला मतलब ये। तो शमशेर जब कविता लिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शब्दों से वो चित्र बना रहे हैं। एक नीला बेठो साइना,
अब इस बिंब को आप देखिए, या चंद्रग्रहण, पूर्णमासी का चांद, उसमें चांदनी, आसमान जो है पिघल रहा है, पीला दरिया या पीले गुलाब का है आसमान। जब इस तरह के चित्र वे रखते हैं, या एक छोटी सी कविता है उनकी पहाड़, जिसमें कहते हैं यह पहाड़ जैसे यह पहाड़ जैसे चट्टानी दांतों से हंसता। एक आध शब्द मैं स्मृति से कह रहा हूँ, एक आध शब्द इधर उधर हो सकता है, हालांकि शमशेर की कविता में एक आध शब्द का इधर उधर होना से बड़ा अपराध और कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कि मैं कोड ही करूँ, बल्कि वो कविता शायद, वह पहाड़ हंसा दांत खोले चट्टानी, वह पहाड़ हंसा दांत खोले चट्टानी दोपहर भर। केवल इतनी छोटी सी कविता है। अब इससे, इस कविता से आप यदि पेंटर हैं तो इस कविता से एक चट्टानी पहाड़ का आप चित्र बना सकते हैं। और पेंटर यदि नहीं है, हमने यदि पथरीले पहाड़ को देखा है तो वह इमेज अपने आप मन में उभर आता है। तो शमशेर इमेज के साथ, जिसे हम बिंब कहते हैं या जिसे हम दृश्य कहते हैं, उन दृश्यों के साथ इतनी ईमानदारी बरतते हैं शमशेर, जो उस दौर के दूसरे कवि अपेक्षाकृत कम है। यद्यपि वो पूरा दौर था जिसमें केदार जी से लेकर तमाम लोग, टैगोर से लेकर के निराला और सब लोग, दुनिया में भी ये कहा जा रहा था कि एक अच्छी कविता दरअसल एक खूबसूरत बिंब है। बिंब धर्मिता उस दौर की कविता का एक केंद्रीय स्वर था। लेकिन जब शमशेर बिंब लाते हैं, जब शमशेर बिंब रखते हैं, तो बिंब कोई अप्रतिम बिंब नहीं है, बिल्कुल हमारे रोज बरोज देखे हुए दृश्य हैं। उन दृश्यों की सुंदरता को वे शब्दों में पिरो देते हैं, इसलिए शमशेर बहुत करीब लगते हैं। थोड़ा सा उनके साथ मतलब जैसे कोई बहुत अच्छा मनुष्य है तो एक बार में ही नहीं खुल जाता है, आपको उसके साथ समय देना पड़ता है। उसका दोस्त होने के लिए, या वो हमारा दोस्त हो जाए, उसके लिए थोड़ा उसके साथ समय बिताना पड़ता है, अपना मिजाज उसे समझाना पड़ता है, उसके मिजाज को ज़्यादा सीखना पड़ता है, ज़्यादा समझना पड़ता है। शमशेर की पोइट्री भी ऐसी है कि उस पोइट्री के साथ थोड़ा समय देना पड़ता है, और समय देते देते अपने भीतर के संवेदनात्मक संसार को भी, उसके ऊपर जो तमाम घटियापने की जो परतें ढक लिया है, उस संवेदनात्मक संसार को, उसको थोड़ा सा हटाना होता है। और जब हमारा दिल हमारे सामने बिल्कुल निश्चल आ जाता है और फिर शमशेर की पोइट्री सामने है, तो हम देखते हैं कि हमारा दिल और शमशेर की पोइट्री दोनों एक दूसरे के साथ जुगलबंदी कर रहे हैं। फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस हमारे दिल की आवाज़ को शमशेर की कविता, जैसे पुराने समय में होता था ना, मीटर जो कांटे रेडियो को ठीक ठीक पैमाना बैठा देते थे कांटा, ठीक उसी तरह से शमशेर की कविता के साथ अपने दिल की कांटे को ठीक जगह पर रख देना होता है, तो उनकी पोइट्री बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है। चौथी बात कि शमशेर प्रगतिशील धारा के कवि थे, और यह जो प्रगतिशीलता है, मतलब बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी, उठाओ निजबख्श, या कॉमरेड रुद्रदत्त भारद्वाज पर कविता लिखी, उस समय गोलीकांड पर उन्होंने कविताएं लिखी, मतलब तमाम ऐसे क्रूर विषय, उन क्रूर विषयों पर जो क्रूर हो सकते थे और जो इस क्रूरता के खिलाफ पूरी पुख्तगी के साथ लड़ रहे थे, उन तमाम लोगों पर शमशेर ने, उन तमाम घटनाओं पर शमशेर ने कविताएं लिखी। और उन कविताओं में आप देखेंगे, हम पढ़ते हुए देखते हैं कि जैसे एक छटपटाहट, एक ऐसी अव्यक्त छटपटाहट जैसे उस कविता के भीतर से आती है कि आप जैसे उस कविता के भीतर की जो संवेदनात्मक संसार है, उससे जैसे आप जुड़ जाते हैं। तो प्रतिबद्धता, वाम 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 दिशा, यह है भी यहाँ मैंने कहीं देखा, वाम 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 दिशा समय साम्यवादी, बहुत चर्चित कविता है, या बैल, बहुत चर्चित कविता है। तो इन कविताओं में, ऐसी कविताओं में उस दौर का पूरा जो मेहनतकश तबका था, कमकरों के जिक्र, मजदूरों के जिक्र, किसानों का जिक्र, उनकी जीवन परिस्थितियाँ, और उन जीवन परिस्थितियों के बीच उनका संघर्ष, और इन संघर्षों में भी उनकी जो मनुष्यता है, उस मनुष्यता को बचाए रखने की छटपटाहट, ये सारी चीज़ें बहुत बड़बोलेपन के साथ नहीं, बहुत अंतर्लीन होकर के शमशेर की कविता में आती है। तो इसलिए उनकी कविता, जिसे कहा भी गया जड़ाऊ कविता, उनकी कविता कभी जड़ाऊ कविता नहीं रही।
वह बहुत इस तरह से अपनी कविता को रखते थे कि जैसे मनुष्य और उसका संवेदना दोनों से, मनुष्य और उसकी संवेदना को ज़ुबान देने की कोशिश करती हुई से उनकी कविताएं हैं। इसलिए शमशेर मुझे लगता है कि हमारे बहुत प्रिय कवि हैं, और इसलिए जितने भी कवि हैं और जो शमशेर के दिल के करीब हैं, जो अपने दिल को उनके दिल के करीब पाते हैं, दिल से मतलब अपने संवेदनात्मक संसार को उनके संवेदनात्मक संसार के करीब पाते हैं, वे शमशेर से बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। प्रेम पर कविताएं लिखते हुए देह को कहीं नहीं छोड़ा उन्होंने, लेकिन आप वो देखिए, वह देह वैसा नहीं है जो जैसे आजकल OTT प्लेटफॉर्म में है, या वह देह वैसा नहीं है जैसे पोर्न फिल्मों में होता है, समूचा देह है, लेकिन उसके साथ एक इतना जुड़ाव और इतना एक पवित्रतम जुड़ाव किसी देह के साथ, ये शमशेर की कविता में है, जो कहीं भी उच्छृंखल नहीं है, कहीं भी मतलब मनुष्य की गरिमा से नीचे उतर करके देह को अनावृत करने की कविता नहीं है, जैसा कि बाद में अकवियों ने किया। तो इसलिए शमशेर के पास बहुत मन से और बहुत प्रेम से जाना पड़ता है, और उतने ही प्रेम से फिर शमशेर भी हमारे पास आते हैं। उस कवि को मैं फिर से अपना सलाम पेश करता हूँ, अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। शुक्रिया।